अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की सरकार ने सिर्फ घोटाले ही नहीं किए बल्कि दूसरों के कामों को अपना बताकर प्रचारित भी खूब किया। क्रेडिट चुराने की इसी लत के कारण आतिशी मरलेना सरकार बनने से पहले ही महिला सम्मान योजना को लेकर सवाल करने लगी, ताकि जैसे ही योजना दिल्ली में लागू हो आतिशी मरलेना उसका क्रेडिट ले उड़े। मतलब काम बीजेपी का और नाम आतिशी मरलेना का। लेकिन हद तो तब हो गई जब अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के नेता के काम का क्रेडिट चुराने में जुट गए। भगवंत मान ने जैसे ही पंजाब में ड्रग माफियाओं के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया, वैसे ही उनका क्रेडिट लेने के लिए केजरीवाल दौड़ पड़े। दिल्ली में चुनाव हारने के बाद से खाली बैठे केजरीवाल के लिए ये सब इसलिए जरूरी है क्योंकि उन्हें सियासत में टिके रहने के लिए किसी न किसी का सहारा चाहिए और भगवंत मान के इस अभियान को केजरीवाल उसी सहारे की तरह इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। और इस काम में उनके साथ पूरी पंजाब इकाई है जो मान सरकार के कामों का श्रेय अरविंद केजरीवाल को दे रही है। होशियारपुर में विपश्यना के नाम पर सत्ता की साधना कर रहे केजरीवाल के निशाने पर भगवंत मान ही हैं। इसकी तस्दीक करने के लिए ऐसी कई तस्वीरें पार्टी की तरफ से जारी की गई जिसमें अरविंद केजरीवाल के साथ भगवंत मान तो हैं, लेकिन उनमें नाम सिर्फ केजरीवाल का है। अरविंद केजरीवाल विपश्यना पर 15 मार्च तक पंजाब में रहेंगे, उसके बाद वे दिल्ली लौटेंगे या पंजाब में ही रहेंगे, इस बात का खुलासा ही नहीं हो पाया है। जिस तरह के हालात दिख रहे हैं उससे तो यही लगता है कि केजरीवाल पंजाब से फिलहाल टलने का इरादा नहीं रखते। संकेत पंजाब में बड़े उलटफेर के हैं। इसी वजह से आम आदमी पार्टी पंजाब में भगवंत मान के कामों का श्रेय केजरीवाल को दे रही है। भगवंत मान ने पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन आम आदमी पार्टी इस अभियान को भगवंत मान नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल को क्रेडिट देने में लगी हुई है। आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया से लगातार ऐसे पोस्ट्स कर रहे हैं जिससे ये साफ है कि ड्रग मुक्त पंजाब का अभियान मान ने नहीं केजरीवाल ने शुरू किया हो। केजरीवाल फाइट अगेंस्ट ड्रग हैशटैग के साथ आम आदमी पार्टी ने एक तस्वीर जारी की जिसमें कैप्शन में लिखा गया है, केजरीवाल का बड़ा प्रहार, पंजाब में ध्वस्त नशे का कारोबार। मतलब कि भगवंत मान का खुल्लम खुल्ला क्रेडिट चुराकर आम आदमी पार्टी केजरीवाल को देने पर आमादा है। इतना ही नहीं, ड्रग के खिलाफ ऑपरेशन से जुड़ी तस्वीरों में मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ अरविंद केजरीवाल नजर आते हैं, जो न तो सांसद हैं, न विधायक और न ही पंजाब सरकार के किसी भी पद पर हैं। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी पूरा अभियान केजरीवाल के नाम से चला रही है। भगवंत मान की जगह आम आदमी पार्टी सरकार की बात कही जा रही है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता की नजरों में बेईमान साबित हो चुके हैं और इसी वजह से चुनाव हारने के बाद से वे दिल्ली में कहीं नहीं दिख रहे। हद तो ये है कि उनकी पार्टी ने भी दिल्ली में केजरीवाल का नाम तक लेना बंद कर दिया। न कहीं केजरीवाल के पोस्टर दिख रहे हैं, न कहीं तस्वीर, लेकिन पूरे पंजाब में केजरीवाल को ही धो पोछ कर चमकाया जा रहा है और इसके लिए केजरीवाल पर पड़े दाग धब्बों को भगवंत मान का इस्तेमाल किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली और पंजाब को अशांत कर केजरीवाल शांति की तलाश में विपश्यना कर रहे हैं। पंजाब के स्कूलों का अवैध तरीके से दौरा करने और शराब नीति बनाने के बाद से मनीष सिसोदिया पिछले 11 दिनों से गायब थे। उनका फ़ोन भी बंद था। 11 दिनों बाद पता चला कि सिसोदिया भी किसी गुप्त सीन पर विपश्यना साधना कर रहे हैं। अब पता नहीं सत्येंद्र जैन और संजय सिंह जैसे लोग भी किसी दिन आकर ये न कह दें कि वो भी विपश्यना करने गए थे। सवाल यह है कि सत्ता छीनते ही आम आदमी पार्टी के नेता इतने अशांत कैसे हो गए कि सब लाइन लगाकर शांति की तलाश में निकल पड़े। ये तो सब जानते हैं कि इन्हें शांति से ज़्यादा ज़रूरत सत्ता की है, इसीलिए कोई लाव लश्कर और धूम धड़ाके के साथ विपश्यना करने जाता है तो कोई सबकी नज़रों से बचकर चुपके चुपके चोरी चोरी। बड़ी बात यह है कि चुनाव हारने के बाद से आम आदमी पार्टी के इन शांतिवादी नेताओं ने दिल्ली वालों को अपनी सूरत तक नहीं दिखाई है। अब विपश्यना से लौटकर मनीष सिसोदिया भी ज्ञान बांटने लगे, मानो विपश्यना करने से उनके सारे घोटाले रिश्वतखोरी के दाग धुल गए हों। सिसोदिया ने एक्स पर कहा कि पिछले 11 दिन से राजस्थान के गांव में विपश्यना ध्यान शिविर में था। मौन, एकांत और अपने ही अंतर्मन का अवलोकन। फोन भी बंद था, बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ। आज सुबह ही शिविर पूरा हुआ। सिसोदिया ने कहा कि अब वो नए जोश के साथ वापसी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज शाम तक दिल्ली लौटूंगा नई ऊर्जा और नए जोश के साथ, और संकल्प वही, देश के हर बच्चे को शानदार शिक्षा मिले। अच्छी शिक्षा हर बच्चे को न सिर्फ सफल बल्कि एक बेहतर इंसान बनाए। शिक्षा के मानवीयकरण का काम भी तो आगे बढ़ाना है। दिल्ली का शिक्षा घोटाला शराब घोटाले से भी
बड़ा माना जा रहा है, जिसको लेकर कैग की रिपोर्ट को सदन में पेश किया जाना है। सूत्रों का कहना है कि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद मनीष सिसोदिया तो फंसेंगे ही, साथ में आतिशी मलिना भी लपेटे में आएंगी। पूर्व मुख्यमंत्री शराब घोटाला मामले में जेल से जमानत पर निकले सिसोदिया ने विपश्यना के बारे में कहा कि ये सिर्फ ध्यान नहीं, एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा है। दिन में 12 घंटे केवल अपनी सांसों को देखना, बिना किसी प्रतिक्रिया के बस अपने मन और शरीर को समझना, गौतम बुद्ध की वही सीख चीज़ों को वैसे ही देखना जैसी वो वास्तव में है, न कि जैसी हम उन्हें देखना चाहते हैं। इस यात्रा में कोई संवाद नहीं, न फ़ोन, न किताबें, न लेखन, न ही किसी से नज़रों का सामना। पहले कुछ दिन दिमाग भागता है, बेचैन होता है, लेकिन धीरे धीरे समय ठहरने लगता है। एक अजीब सी शांति हर हलचल के बीच जन्म लेती है। सिसोदिया ने कहा कि शिविर में 75% लोग 20 से 35 वर्ष की उम्र के थे। जब आखिरी दिन बातचीत की तो पता चला कि सफलता की दौड़, थकान, उलझती जिंदगियां और भीतर की बेचैनी उन्हें इतनी कम उम्र में भी इस राह पर ले आई है। उनकी शिकायत थी कि जिस शिक्षा ने उन्हें सफलता की इस दौड़ के लायक बनाया है, उसमें इस थकान और इन उलझनों से निपटने का मंत्र भी सिखा दिया जाता तो हर पढ़े लिखे इंसान की ज़िंदगी कितनी खुशहाल हो सकती है। पूर्व शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुझे खुशी है कि दिल्ली का शिक्षा मंत्री रहते हुए स्कूलों में हैप्पीनेस पाठ्यक्रम के तहत रोज़ाना हर बच्चे के लिए हैप्पीनेस क्लास शुरू करा सका। ये शिक्षा के मानवीयकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिसका जिक्र विपश्यना ध्यान में 10 दिन बिताने के बाद वो युवा कर रहे थे। भारत ने पाकिस्तान को दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया है। भारत सरकार ने रावी नदी का पानी देना पूरी तरह से बंद कर दिया है, जिसके कारण पाकिस्तान में गेहूं की फसल के चौपट होने का खतरा मंडराने लगा है। भारत की तरह पाकिस्तान भी कृषि प्रधान देश है। अब तक सरकारों की काहिली की वजह से रावी नदी का पानी पाकिस्तान की तरफ बहता रहा है, जबकि रावी के पानी पर पूरा 100% का अधिकार भारत को है। भारत सरकार के इस फैसले से पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। इंडो वाटर ट्रीटी के तहत भारत के पास रावी नदी के पानी पर 100% अधिकार है। ऐसे में पाकिस्तान चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता है। अब पाकिस्तान की तरफ से अपने देश के किसानों के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है। इस एडवाइजरी में कहा गया है कि इस साल किसानों को फसलों को लेकर मिलने वाले पानी में 30 से 35% की कमी आ सकती है। शहबाज शरीफ सरकार के पास केवल एडवाइजरी जारी करने के अलावा इस वक्त कोई और विकल्प नहीं बचा है। पाकिस्तान सरकार का कहना है कि कृषि क्षेत्र में जल संकट गहराने वाला है, क्योंकि देश के प्राथमिक जल नियामक सिंधु नदी प्रणाली प्राधिकरण ने जल संकट की चेतावनी दी है। कहा गया कि पाकिस्तान के 2 सबसे बड़े जलाशय तरबेला और मंगल बांध तेजी से अपने मृत स्तरों के करीब पहुंच रहे हैं। इरसा ने पंजाब और सिंध में फसलों के लिए पानी की उपलब्धता में संभावित 30 से 35% की कमी का अनुमान लगाया है। ये भयावह भविष्यवाणी पाकिस्तान के गेहूं उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आई है। मुख्य फसल अपने अंतिम चरण के करीब है, जिसके लिए पर्याप्त सिंचाई की आवश्यकता है। इरसा के ताज़ा डेटा पाकिस्तान में एक निराशाजनक तस्वीर पेश करते हैं, जिसमें पता चलता है कि 1550 फीट की अधिकतम भंडारण क्षमता वाले तरबेला बांध में वर्तमान में मात्र 73,000 एकड़ फीट पानी है, जिसका स्तर खतरनाक रूप से 1409 फीट पर मंडरा रहा है, जो इसके मृत स्तर से मात्र 9 फीट ऊपर है। इसी तरह 1242 फीट के अधिकतम संरक्षण स्तर के साथ मंगला बांध वर्तमान में 1088 फीट पर है, जिसमें 2,35,000 एकड़ फीट पानी है, जो इसके मृत स्तर से मात्र 28 फीट ऊपर है। इन महत्वपूर्ण जल स्रोतों के तेजी से खत्म होने के कारण इरसा ने प्रांतों को एक सख्त चेतावनी जारी की है, जिसमें जलाशयों के कुछ ही दिनों में अपने मृत स्तर तक पहुंचने की संभावना पर जोर दिया गया है। ये खतरनाक स्थिति गेहूं की फसल के महत्वपूर्ण अंतिम पानी के चरण से मेल खाती है, जो पहले से ही सरकारी नीतियों में बदलाव के कारण अनुमान से कम बुआई से जूझ रही है। राहुल गांधी गुजरात तो ये कहकर गए थे कि वहां वे बीजेपी को चुनाव में हरा देंगे, लेकिन गुजरात पहुंचते पहुंचते वो ये बात शायद भूल गए और चुनावी जीत की रणनीति बनाने की जगह अपनी ही पार्टी के नेताओं पर भड़क गए। 30 सालों से गुजरात में सत्ता से बाहर कांग्रेस की हालत काफी पतली है।
ऐसे में पार्टी के बचे खुचे आधार को मजबूत करने की जगह राहुल गांधी अपनी ही पार्टी के नेताओं पर बीजेपी से मिले होने का आरोप लगाने लगे और सबको पार्टी से बाहर निकालने की धमकी देने लगे। अब अगर ये सारे भी पार्टी छोड़कर निकल जाएंगे तो फिर गुजरात में कांग्रेस का कोई नाम लेवा भी नहीं बचेगा। राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात कांग्रेस में दो तरह के लोग हैं, एक वे जो पार्टी की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध हैं और जनता के लिए काम कर रहे हैं, और दूसरे वे जो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को अलग करना जरूरी है जो कांग्रेस के नाम पर बीजेपी का काम तो कर रहे हैं। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस में नेताओं की कमी नहीं, लेकिन संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जब तक कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगी तब तक गुजरात की जनता पार्टी को चुनाव में समर्थन नहीं देगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर जनता की सेवा में जुटने का आह्वान किया। गुजरात कांग्रेस पर पार्टी के नेता राहुल गांधी के दिए गए बयान के बाद से राजनीति गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी दूसरे पर दोषारोपण करते करते अपनों को भी दोषारोपण करने लगते हैं। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अपनी पार्टी के लोगों को पब्लिकली अपमानित करना ये केवल राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। उन्होंने पूछा कि राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो किस किस से मिलते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जब से राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आई है तभी से गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी की बुरी स्थिति हो गई है। राहुल गांधी वामपंथियों और नक्सलियों का समर्थन करते हैं। मीडिया को गाली देते देते अब राहुल गांधी अपनी पार्टी के नेताओं को भी गाली देना शुरू कर चुके हैं। इसलिए मैं कहता हूं ये राहुल गांधी की बिगड़ती मनस्थिति का नतीजा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने देश के गृहमंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा बनवाई, लेकिन आज तक कांग्रेस का कोई भी शख्स उसे देखने नहीं गया। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि उनके कोई नेता जंजीर से बंधे हुए हैं। परिवारवाद की जंजीर न हो तो कितने ही लोग पार्टी छोड़कर चले जाने को राजी हो जाएं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने शुक्रवार 7 मार्च 2025 को बजट पेश किया। सीएम ने बजट में मुस्लिमों के लिए कई घोषणाएं की। इसे लेकर भी बीजेपी हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता पर अब मुस्लिम लीग का प्रभाव आ गया। कर्नाटक सरकार के बजट ने यह दिखा दिया, कांग्रेस सरकार मुस्लिमों को पहला हक देती है और दूसरे समुदायों को दोयम दर्जे का नागरिक मानती है। कांग्रेस पार्टी का गठबंधन केरल में मुस्लिम लीग से है। अब कांग्रेस भी मुस्लिम लीग की राह पर चलती जा रही है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कर्नाटक सरकार ने बजट में सिर्फ मुस्लिम समाज के बच्चों के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया। इस तरह वक्फ बोर्ड के रेनोवेशन को लेकर कई तरह के प्रावधान किए गए हैं। उनसे पूछना चाहता हूं कि इस बजट में सिखों के लिए क्या है, जैनियों के लिए क्या है। आज की कांग्रेस सरदार पटेल और महात्मा गांधी के विचारों से कोसों दूर है। आज की कांग्रेस मोहम्मद अली जिन्ना के सिद्धांतों को आत्मसात करके बैठी हुई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी की दो राहें हैं। अब एक तरफ भगवंत मान है जो कभी बुलडोजर के साथ दिखते हैं तो कभी किसान नेताओं के खिलाफ एक्शन लेते हैं, लेकिन इन सब के बीच आम आदमी पार्टी पूरी तरह से खामोश है। यहाँ तक कि पंजाब सरकार के मंत्री और विधायक भी ऐसा लगता है कि वे मान के साथ नहीं और भगवंत मान अकेले ही किसान नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं। यही वजह है कि संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने भी मान के बदले रुख पर चेतावनी दी। संयुक्त किसान मोर्चा ने मान को एक सीधी चेतावनी जारी की जिसमें कहा गया कि अगर पंजाब के किसान लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए गिरफ्तारी देने का फैसला करते हैं तो उनके पास पर्याप्त जेल भी नहीं होंगी। ऐसे में सवाल ये है कि क्या किसानों से पूरी लड़ाई सिर्फ मान की है, क्योंकि किसान संगठन और नेता आम आदमी पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। वे केजरीवाल को लेकर भी खामोश हैं। उनके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ भगवंत मान है। भगवंत मान का कहना है कि वे सिर्फ किसानों का नहीं बल्कि पंजाब के 3.5 करोड़ लोगों का संरक्षक हैं। विरोध प्रदर्शन व्यापारियों, व्यवसायियों, छात्रों, कर्मचारियों को असुविधा पहुंचा रहे हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि पंजाब में रोज सड़क और रेल रोको हो रहा है। ऐसे में पंजाब धरना प्रदर्शन वाला राज्य बनता जा रहा है। किसानों के साथ मान की मीटिंग भी तीखी रही थी। भगवंत मान और किसानों के टकराव में राज्य विपक्ष को नया मौका दे रहा है। कांग्रेस और बीजेपी मान सरकार पर अन्नदाताओं का अपमान करने का आरोप लगा रही है। ट्रैक्टर और अन्य वाहनों में निकलने वाले किसानों को कई प्रवेश बिंदुओं पर रोक दिया गया और इसके बाद प्रदर्शनकारियों और सरकार के बीच तनाव बढ़ गया। आम आदमी पार्टी 2022 के चुनावों में किसानों के समर्थन की वजह से प्रचंड तरीके से सत्ता में आई थी। यही वजह रही कि पूरे किसान आंदोलन में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली बॉर्डर के साथ पंजाब में किसानों पर रुख नर्म रखा था। केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रहते हुए दिल्ली में किसानों के लिए एक अस्थायी जेल की जगह देने से मना कर दिया था, लेकिन पंजाब में किसान मान को चेतावनी दे रहे हैं कि राज्य में जेलें कम पड़ जाएंगी। केजरीवाल 10 दिवसीय विपश्यना ध्यान शिविर पर हैं। दिल्ली में हार से पंजाब में आम आदमी पार्टी को दूसरा झटका लगा। क्यों लोकसभा चुनाव में आप
13 में से सिर्फ एक सीट जीत पाई थी, जबकि पार्टी ने विधानसभा चुनाव में 117 में से 92 सीटें जीती थीं। दिल्ली चुनाव में भगवंत मान ने ताकत झोंक दी थी। उनके कैबिनेट मंत्रियों, सांसदों, विधायकों द्वारा सक्रिय प्रचार के बावजूद 22 पर पार्टी सिमट गई थी। राजनीतिक विश्लेषक मान के बदले अंदाज को आपकी नई रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं। इसलिए मान अब सिर्फ किसानों के बजाय सभी लोगों की फिक्र की बात कर रहे हैं, क्योंकि किसानों को प्रचंड समर्थन के बाद भी दिल्ली में तमाम ग्रामीण सीटें भी आम आदमी पार्टी हार गई। पार्टी के लिए सबसे बड़ा सदमा केजरीवाल की हार रही। केजरीवाल के अब राज्यसभा जाने की चर्चा है। हालांकि अब यह भी कहा जा रहा है कि पंजाब में सरकार बचाने के लिए केजरीवाल नया प्रयोग कर सकते हैं। संगठन में बदलाव की बात भी कही जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सहित अरविंद केजरीवाल की करारी हार के बाद पार्टी की मुश्किलें बढ़ने लगीं। चुनाव प्रचार में इतना ज्यादा खर्च हो गया कि उसके पास दफ्तर का किराया चुकाने लायक पैसे भी नहीं बचे। नतीजा यह हुआ कि पार्टी के भोपाल स्थित राज्य कार्यालय में मकान मालिक ने ताला ही लगा दिया। अब वैसे ही हालात कांग्रेस के साथ पैदा हो गए हैं। केजरीवाल तो सिर्फ दिल्ली का चुनाव हारे, लेकिन 2014 के बाद का नतीजा यह है कि मुंबई स्थित पार्टी के दफ्तर पर कभी भी ताला लग सकता है। इस बात का खुलासा शिवसेना नेता संजय निरुपम ने किया। संजय निरुपम लंबे समय तक कांग्रेस में रहे और कई पदों पर काम भी किया। अब संजय निरुपम ने कहा कि जल्द ही कांग्रेस दफ्तर में ताला लगने वाला है। उन्होंने एक भारी भरकम एक्स पोस्ट पर इसकी जानकारी दी। संजय निरुपम ने दावा किया कि कांग्रेस ने अपने मुंबई ऑफिस का न बिजली का बिल भरा है और न ही उसका किराया ही कई सालों से भरा है। उनका दावा है बिल बकाया लाखों में है। संजय निरुपम ने एक्स पोस्ट पर लिखकर इसकी जानकारी दी। उन्होंने एक्स पर अपने एक पोस्ट में दावा किया कि मुंबई कांग्रेस के दफ्तर पर बस ताला लगना बाकी है। दफ्तर का भाड़ा वर्षों से नहीं भरा गया। बकाया 18 लाख हो गया। बिजली बिल का बकाया 5 लाख हो गया। बिजली कट गई थी, डिस्ट्रीब्यूटर मीटर उठाकर ले गया था। साथ ही उनका ये भी कहना है कि दक्षिण मुंबई में बिजली सप्लायर अडानी नहीं, बेस्ट है। चूंकि कांग्रेस अडानी पर हमलावर रहती है, इसलिए उन्होंने ये खास कर उल्लेख किया कि अडानी सप्लायर नहीं है। निरुपम ने आगे लिखा कि मैं 4 वर्षों तक मुंबई कांग्रेस का अध्यक्ष था। कभी ऐसी शर्मनाक स्थिति पैदा नहीं हुई थी। मुंबई कांग्रेस चलाने का महीने का खर्च 14 लाख रुपए का था। इसमें ऑफिस का भाड़ा, बिजली का बिल, सभी कर्मचारियों की सैलरी आदि शामिल थे। सुना है 10 महीने पहले ही मुंबई से कांग्रेस के कर्मचारियों को वेतन भी नहीं मिला। मेरे ज़माने में एक ही असहज स्थिति पैदा हुई थी जब चाय वाले का भारी बिल सामने आया था, मगर वो उसकी ओवर बिलिंग थी, वह भी सेटल कर दिया गया था। उन्होंने आगे बताया कि मेरे ज़माने में भी पार्टी विपक्ष में थी, मैं सांसद नहीं था, फिर भी ऐसी दुर्गति क्यों हो गई पार्टी की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता यूट्यूब वीडियो बनाने में व्यस्त हैं और दूसरे कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से उद्धव ठाकरे के पैरों की जूती बन गई है। मैंने वर्षों पहले कहा था कांग्रेस पार्टी का कामकाज उद्धव ठाकरे की पार्टी के नाम आउटसोर्स मत करिए। खड़गे, वेणुगोपाल जैसे परम ज्ञानी मुझे इग्नोर करते रहे और आज नतीजा सबके सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी से लेकर उद्धव ठाकरे तक सबने धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर खूब सियासत की। हालांकि इस सियासत का नतीजा ये निकला कि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे को चुनाव में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। बावजूद इसके धारावी का मामला राहुल गांधी को अब तक पसंद है। तो इसके पीछे की वजह यह कि इस प्रोजेक्ट में अडानी का होना है। इसी वजह से बीएमसी चुनावों के पहले राहुल गांधी एक बार फिर धारावी को लेकर सियासत गरमाने की कोशिश में हैं। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर जो फैसला लिया वो राहुल गांधी को निशाने पर रखने वाला है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि अडानी ग्रुप की ओर से चलाए जा रहे इस प्रोजेक्ट पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। दुबई की कंपनी सेकलिंग टेक्नोलॉजी कॉर्प ने इस प्रोजेक्ट को अडानी ग्रुप को देने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। इसी के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इसे एशिया का सबसे बड़ा शहरी पुनर्वास कार्यक्रम माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। इसमें अडानी प्रॉपर्टीज, महाराष्ट्र सरकार और दुबई के सेकलिंग टेक्नोलॉजी कॉर्प शामिल हैं। सेकलिंग टेक्नोलॉजी ने पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। उनका कहना था कि उसकी बोली अडानी ग्रुप से बेहतर थी। दिसंबर 2024 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेकलिंक की याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा कि सेकलिंक के तर्क में दम नहीं है। सरकार को ऐसे प्रोजेक्ट के लिए सही बोली चुनने का अधिकार है। सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने सेकलिंक से ये सुनिश्चित करने को कहा उसकी 8,640 करोड़ रुपए की बोली अडानी के 5,069 करोड़ रुपए की बोली से काफी ज्यादा है। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सेकलिंक को अडानी की ओर से पहले से तय की गई सभी शर्तों का पालन करना होगा। इसमें रेलवे का 1,000 करोड़ रुपए का लीज भुगतान, 2,800 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति भुगतान, 812 रेलवे क्वार्टर्स के निर्माण का काम शामिल है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि प्रोजेक्ट से जुड़ी फाइल्स कोर्ट में पेश की जाएं। अगली सुनवाई 25 मई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप को एक अलग बैंक खाता रखने का निर्देश दिया और इस खाते में प्रोजेक्ट से जुड़े सभी लेन देन होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि निर्माण और तोड़फोड़ का काम शुरू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनकम टैक्स एक्ट और रूल्स के अनुसार उचित खाते जिसमें चालान आदि शामिल है रखे जाएंगे। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि इसे विशेष इक्विटी का दावा नहीं किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट का अंतिम फैसला अपील के नतीजे पर निर्भर करेगा। अडानी ग्रुप की रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी अडानी प्रॉपर्टीज नवंबर 2022 में सबसे ऊंची बोली लगाने वाली कंपनी बनकर उभरी। इसे धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड में 80% हिस्सेदारी मिली। महाराष्ट्र सरकार के पास बाकी 20% की हिस्सेदारी है। ये प्रोजेक्ट 600 एकड़ की जमीन पर फैला है। इसमें 296 एकड़ जमीन के पुनर्विकास की योजना है, जबकि माहिम नेचर पार्क जैसे खुले स्थानों को संरक्षित रखा जाएगा। धारावी में 8,50,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। अस्थायी आबादी को मिलाकर यहाँ संख्या 10 लाख से भी ज्यादा है। ये मुंबई की सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है।